गृहदा कहानी में एक बच्चा अपनी सगी माँ के मरने पर सौतेली माँ से प्रेम की आशा करता है, किंतु उसे सौतेली माँ से नफरत ही मिलती है। सौतेली माँ उससे ऐसा बर्ताव करती है कि वह किशोरावस्था में ही घर छोड़ देता है। लेकिन सौतेली माँ का बेटा अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम रखता है। इससे खिन्न होकर सौतेली माँ अंततः आत्महत्या कर लेती है। यह कहानी बाल मनोदशा का सटीक चित्र प्रस्तुत करती है। तो प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी गृहदा। लाला वेद प्रकाश अपने पुत्र सत्य प्रकाश को बहुत प्यार करते थे। सत्य प्रकाश भी अत्यंत सुशील और होशियार था। उसे किसी ने हठ करते या रोते नहीं देखा था। एक दिन वेद प्रकाश अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करने गया। वर्षा ऋतु थी। नदी अपने पूरे उफान पर थी। उनकी पत्नी निर्मला जल में जाकर स्नान करने लगी। वह वेद प्रकाश के मना करने पर भी पानी में गहरे तक जाकर स्नान करने लगी। अचानक ही उनका पांव फिसल गया और एक लंबी चीख के साथ निर्मला जलमग्न हो गई। वेद प्रकाश वहीं किनारे पर खड़े बदन पोंछ रहे थे। वे तुरंत पानी में कूद पड़े। मल्लाहों ने बार-बार गोते मारे, पर लाश तक हाथ न आई। वेद प्रकाश खिन्न मन से घर वापस आ गए। पिता को देखकर सत्य प्रकाश उपहार की आशा में दौड़ा। उन्होंने उसे गोद में उठाया और चाहकर भी अपनी सिसकी न रोक पाए। सत्य प्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ है? वेद प्रकाश ने कहा, बेटा, गंगा मैया ने उन्हें अपने पास रोक लिया। सत्य प्रकाश आशय समझकर रोने लगा। मातृविहीन बालक दया का पात्र होता है। माता के बिना वह परकटे पक्षी के समान होता है। धीरे धीरे सत्य प्रकाश को भी एकांत से प्रेम हो गया। पिता की आंखों में भी वह प्रेम न रह गया था। 6 माह बीतते बीतते एक दिन अचानक ही उसे मालूम हुआ कि उसकी नई माता आने वाली है। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी नई माँ आकर तुम्हें बहुत प्रेम करेंगी। सत्य प्रकाश, क्या मेरी माँ स्वर्ग से आएंगी? वेद प्रकाश, हाँ, वहीं से आएंगी। सत्य प्रकाश, मुझे उसी तरह प्यार करेंगी? वेद प्रकाश, हाँ, उसी तरह प्यार करेंगी। घर में विवाह की तैयारियां होने लगीं। बारात में सत्य प्रकाश भी गया। वहां नई नानी ने उसे गोद में लेकर एक अशर्फी दी। नानी ने नई माता से कहा, बेटी, कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। अतः सत्य प्रकाश ने गहनों से लदी युवती को देखकर प्रसन्नता से उसका आंचल पकड़कर कहा, अम्मा। देवप्रिया इस उत्तरदायित्व भरे संबोधन को सह न सकी। वह अभी प्रेम एवं विलास का सुख स्वप्न देख रही थी कि इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। वह कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। बालक सहम कर पीछे हट गया। देवप्रिया ने ससुराल आकर धीरे धीरे पूरे घर पर अधिकार कर लिया। देवप्रिया के पुत्र उत्पन्न होने के बाद सत्य प्रकाश और भी निरीह प्राणी बन गया। पिता की आंखों में वह प्रेम ज्योति न रही। नए शिशु का नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया। सत्य प्रकाश ने उसे प्रेम से गोद में उठाया ही था कि विमाता ने आकर उसे बहुत डांटा। पिता ने भी उसे मारा। इसने उसके जीवन की काया ही पलट दी। वह घर में बहुत कमाता। पिता आते तो उनसे भी मुंह चुराता। वह ना किसी से कुछ मांगता, ना कुछ बोलता। वह पहले कुशाग्र बुद्धि था, परंतु अब पढ़ाई से जी चुराता था। घर में कोई भी उसे प्यार करने वाला नहीं था। वह घर में अपने छोटे भाई ज्ञान प्रकाश से स्नेह करता था। एक बार सत्य प्रकाश कई दिन तक विद्यालय नहीं गया। पिता के पूछने पर उसने जवाब दिया कि फीस ना दे पाने के कारण उस पर जुर्माना लगा दिया गया है। पिता ने कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी फीस के पैसे चंदे में दे दिए। पिता ने डांट कर कहा, यदि इस प्रकार पढ़ाई से जी चुराओगे तो क्या भविष्य में भीख मांग कर खाओगे? इस पर उसने कह दिया, हाँ, यदि मेरे भाग्य में भीख मांगना ही लिखा है तो वो भी मांग लूंगा।
दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी की। उसकी उम्र अब 16 साल हो गई थी। किशोरावस्था में आत्माभिमान कुछ ज्यादा ही हो जाता है। दोपहर के समय घर से निकल ही रहा था कि ज्ञानू पूछ बैठा, कहाँ जाते हो भैया? तुमसे अम्मा इतना चिढ़ती क्यों हैं? सत्य, शहर जाता हूँ, वहीं नौकरी करूंगा। ज्ञानू, भैया मेरा मन आपके बिना ना लगेगा। सत्य, मैं तुम्हारे स्कूल के पते पर चिट्ठी लिखूंगा। ये कहकर कलकत्ते चल पड़ा। कलकत्ते पहुंचकर सत्यप्रकाश ने धर्मशाला में सामान रखा। वह डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया। अनपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर आदि लिखकर पैसा कमाने लगा। उसके व्यवहार से आकर्षित होकर अनेकों मजदूर उसके पास आने लगे। इसी प्रकार समय बीतता गया। ज्ञानू के व्यवहार को याद करके उसने एक घड़ी भेंट स्वरूप ज्ञानू के पास भेज दी। इधर वेद प्रकाश अपने छोटे पुत्र ज्ञान प्रकाश का विवाह पक्का करना चाहते थे, किंतु ज्ञान प्रकाश ने साफ इनकार करते हुए कहा कि जब तक बड़े भैया का विवाह न होगा तब तक मैं विवाह न करूंगा। वेद प्रकाश भी यही चाहते थे, किंतु देवप्रिया के सामने कुछ भी कहने का साहस उन्हें न था। वेद प्रकाश ने साहस करके सत्य प्रकाश से क्षमा मांगते हुए पत्र लिखा। उन्होंने उससे घर आने की विनती की। सत्य प्रकाश ने पत्र के जवाब में 5 रुपए भेजते हुए पत्र लिखा, मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया। मुझे अपने कुटुंब पाश का बहुत कटु अनुभव है। अब मैं इस बंधन में नहीं बंधना चाहता हूँ। उसने दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करो, विवाह करके माता पिता को सुखी करो। वेद प्रकाश पत्र को पढ़कर अवाक रह गए। देवप्रिया ने सत्य प्रकाश की बुराई करनी आरंभ कर दी। ज्ञान प्रकाश ने पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। उसने अपने माता पिता से कहा, कल मैं भैया से मिलने कलकत्ता जाऊंगा। देवप्रिया ये सुनकर क्रोधित हो गई। वह हर बात के लिए सत्य प्रकाश को ही दोषी ठहरा रही थी। वेद प्रकाश पत्नी को समझाते हुए कहने लगे कि ज्ञानू अभी क्रोध में है, शांत होने पर विवाह के लिए राजी हो जाएगा। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। वेद प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया और कहा कि तुम्हारी माता इस शोक में मर जाएंगी, परंतु उसने एक बार नहीं कहकर हाँ न की। अंततः पिता भी निराश होकर बैठ गए। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में ये प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। उसकी माता का रोना धोना सब निष्फल रहा। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली। वह भाई से मिलने कलकत्ता न गया, मगर दोनों भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहता था। अब वेद प्रकाश उदासीन रहने लगे। उन्होंने पेंशन ले ली और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहते थे। ज्ञान प्रकाश भी पढ़ लिखकर एक विद्यालय में अध्यापक हो गया। देवप्रिया अब संसार में अकेली हो गई थी। बिरादरी की सुंदर गुणी कन्याओं का ज्ञान प्रकाश के सामने बखान करती, पर उस पर कोई असर न होता। देवप्रिया लोगों के घर गाना बजाना और चहल पहल देखती तो उसका चित्त चंचल हो उठता था। वह हर बात का दोषी सत्य प्रकाश को ही मानती। एक दिन उसने सत्य प्रकाश को एक पत्र लिखा, तू मेरे प्राणों का बैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी। तूने मेरे लड़के पर वशीकरण मंत्र चला दिया है। इसके बाद वह नियम पूर्वक ऐसे पत्र सत्य प्रकाश को भेजने लगी। सत्य प्रकाश की दुकान बहुत चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता है। अकेलेपन एवं परिवार के सदस्यों की याद ने उसे बीमार बना दिया। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, आश्रम ढूंढती है। रात को जब उसे नींद न आती तो उसका मन किसी से बातचीत करने के लिए लालायत होता, पर वहां निशांतकार के सिवाय कोई नहीं होता। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र आने भी कम हो गए थे। उसे संदेह होने लगा कि कहीं ज्ञानू का प्रेम उसके प्रति कम तो नहीं होने लगा है। मेरे लिए घर के द्वार बंद हैं, तो क्या वह मेरे पास नहीं आ सकता?
इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। उस गरीब को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञान प्रकाश से उसकी माता ने कलकत्ते ना जाने की कसम ले ली है। सत्य प्रकाश में एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई। उसने सोचा कि क्यों न घर लौटकर किसी संगिनी की शरण लूं। महीनों तक संघर्ष चलता रहा। एक दिन अचानक देवप्रिया का विषाक्त पत्र पाकर वह संज्ञाहीन हो गया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही पत्र आ पहुंचा। उनका पत्र आते ही अब वह बिना पढ़े ही उन्हें फाड़ देता था। 1 महीने तक इसी वेदना में घुल घुल कर वह बीमार पड़ गया। उसे रह रहकर अपनी माँ याद आती। विमाता का दुर्व्यवहार याद करके वह निराश हो उठता था। वह मृत्यु की कामना करने लगा। एक संध्या अचानक ज्ञान प्रकाश सत्य प्रकाश के घर आ पहुंचा। घर में अंधकार छाया हुआ था। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख देखकर व्यथित हो उठा। सत्य प्रकाश, तूने आने की सूचना क्यों नहीं दी? ज्ञान प्रकाश, सूचना तो दी थी, आपको पत्र ना मिला होगा। माता जी का देहांत हो गया। सत्य प्रकाश, अरे क्या बीमार थी? ज्ञान प्रकाश, माताजी ने विष खा लिया था। पिताजी उन्हें दवा पिला रहे थे कि माताजी ने उनकी 2 उंगलियां काट खाईं। वही विष उनके शरीर में पहुंच गया। तभी से वे भी अस्पताल में पड़े हुए हैं। बचने की आशा नहीं है। सत्य प्रकाश, तब तो घर चौपट हो गया। ज्ञान प्रकाश, ऐसे घर को तो बहुत पहले ही चौपट हो जाना चाहिए था। दूसरे दिन दोनों भाई कलकत्ते से विदा होकर घर चल पड़े। 2 बैलों की कथा में 2 मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी 2 बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती है। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच में संबंध का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करती है। तो प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी 2 बैलों की कथा। जूरी के पास 2 बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ मुंह हटाते। जूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी जूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार जूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया। अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिन्हें दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और हाथ छुले। सुबह उठकर जब जूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु जूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन दया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका।
अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया, वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर कर अकड़ लिया और कांजी हौस में बंद करा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौस में और भी कई जानवर थे, भैंसे, घोड़े, गधे, बकरियां आदि, सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही दीवार थोड़ी सी गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़े भागे, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा। ने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांची हौस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी उन्हें खरीद ले गया। उन दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आम देखा ना ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए।